नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का अध्याय 2। ये जो अध्याय है बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है। इसमें हम अब से 20 लाख वर्ष पहले का इतिहास देखेंगे। कितने वर्षों का? 20 लाख। इतने साल पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, उनके हथियार कैसे थे, वो बोलते कैसे थे। इतना पुराना इतिहास जानने का अवसर हमें इस अध्याय से मिलने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। पूरा मज़ा आने वाला है। मज़ा उनको आएगा जो वास्तव में अपने मन के अंदर जिज्ञासा रखते हैं, क्योंकि जिज्ञासा जो है किसी भी आविष्कार का प्रथम चरण है। और हमें इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में इतने सालों पहले क्या हुआ, कैसे कैसे सब बदलता चला गया, आज क्या है, ये सब इतिहास से ही पता चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। अध्याय 2, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखो, आखेट मतलब आखेट ऐसा होता है जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमता है तो उसको आखेट ही बोलते हैं, जिसका कोई एक स्थान निश्चित नहीं होता। खाद्य संग्रह मतलब खाने का सामान संग्रह करने वाला, भोजन उत्पादन फिर भोजन का यानी कि कृषि कार्य करने, वहाँ तक का इतिहास हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा, जब गाड़ी में बैठते हैं, बाहर देखते हैं तो पेड़ पौधे जो भी सड़क के किनारे होते हैं वो लगता है कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो गति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। रेल से यात्रा अर्थात रेल का आविष्कार कब हुआ? 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 में। तो उसी को मानते हुए उन्होंने कहा कि 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। दशक मतलब 10 साल। दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जिज्ञासु होते हैं उनके मन में आएंगी ऐसी बातें। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो फिर कैसी बात थी? चलो इस अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ पर आरंभिक मानव, प्राचीन इतिहास, बिल्कुल आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो पहले मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि के इकट्ठा करते थे। आखेटक क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इसके कई कारण होंगे। अब वो कौन कौन से कारण थे, चलो देख लेते हैं। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना
पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि भाई जानवर भी अपने भोजन के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, तो जो जानवरों को अपना भोजन समझते थे उस समय, क्योंकि वो जानवरों को ही मार कर खाते थे, तो वो भी उनके पीछे इधर से उधर जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में मौसम अलग अलग होता है। जैसा हम देखते हैं पहाड़ की साइड आम नहीं लगते, पहाड़ पर वहाँ सेब लगते हैं, और प्लेन में इधर आम लगते हैं। दोनों के मौसम भी अलग अलग हैं। तो जब आम खाने होंगे तो जून जुलाई में कहाँ आएँ, प्लेन में हरिद्वार आ जाएं, और जब सेब खानी हो तो सितंबर अक्टूबर में पहाड़ चले जाएं। तो ऐसा ही उस समय होता होगा। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। अब उस समय नलकूप तो नहीं रहे होंगे। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो इधर उधर जाने के 4 कारण पढ़े हमने। आगे देखते हैं क्या है। आगे है आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिली। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन इतने लाखों साल पहले के बारे में कोई इतिहास भी लिखा हुआ भी नहीं है। उस समय लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, या पढ़े लिखते भी होंगे तो पता नहीं कौन सी भाषा क्या होगी, तो उनके बारे में कैसे पता चला। जो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, चलो देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। 20 लाख साल पहले पत्थरों के औजार आज भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं, इसी अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से औजार मिले हैं ये भी इसी अध्याय में हम देखने वाले हैं, इसलिए आप पढ़ते रहिए, बोर मत होइए। सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे देख लेते हैं। अब देखो, मैंने कहा था ना औजार देखेंगे। अब ये देखो, आज हमारे पास चक्कू, छुरे, तलवार, बंदूक, पिस्टल, औजार, पता नहीं कितने सारे हथियार हैं। लेकिन उस समय शुरुआत में किस चीज़ के औजार बनाए लोगों ने? पत्थर के। चलो देखते हैं पत्थर के औजार कैसे हैं। यहाँ पर देखो एक बार, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। कुछ सुई, इतनी मोटी सुई होती थी। और ये कौन से हैं? ये ऐसे औजार हैं जो पत्थरों के बनाए, जो जड़ में से मिट्टी हटाने के लिए, जैसे आज हम खुरपा खुदाल का उपयोग करते हैं, तो ऐसे ये क्या करते थे, जड़ें खोदकर खाने के लिए, कंदमूल निकालने के लिए ऐसे औजार का उपयोग करते थे, और ऐसे औजार का सिलने के लिए। तो देखो कैसे औजार थे पत्थरों के पहले, है ना रोमांचिक। अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे और भी अच्छा होने वाला है। अब आगे देखते हैं रहने की जगह।
निर्धारित करना। अब किसी के पास जंगल ही जंगल है, कहाँ रहे, अब फिर जानवर भी है, वो कैसे निर्धारित करे। मानचित्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे। अभी देखेंगे मानचित्र 2 को, देखो दिखाएंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चलो देखते हैं इसको, कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ये देखो, यानी कि जहाँ पर लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान कहाँ कहाँ पर हैं सबको, यहाँ भीमबेटका, ये कौन सा स्थान है भीमबेटका, ये ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे तक कर सकते हैं। हाँ, ये भीमबेटका ये स्थान है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। हुसली, क्या हुसगी, ये देखो हुसगी है। और ये कुरनूल गुफाएं हैं कर्नाटक, उधर नीचे जाकर। ये ऐसे प्रारंभिक स्थान है जहाँ पर से ये हथियार मिले हैं। ये पूरा पाषाण कालिक क्या है, पूरा स्थल है। यहाँ पर केवल पाषाण कालिक लोगों के ही प्रमाण मिले हैं। पाषाण कालिक मतलब जिनके हथियार पत्थरों के होते थे, उसको पाषाण काल कहते थे, क्योंकि उनके हथियार औजार सब पत्थरों के होते थे। दूसरा, इसमें जो नीले रंग का है, यहाँ पर हम अगर इसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो नीले रंग का जो चतुर्भुज है, ये क्या है, नव पाषाण कालिक पूरा स्थल। ये जो ये हैं, ये नव पाषाण काल के पूरा स्थल हैं। चूँकि पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ था, पाषाण काल, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब जो लाल रंग के हैं ये कौन से हैं, ये पूरा पाषाण काल के हैं। पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पहला काल, जब सब कुछ पत्थरों का था। दूसरा, ये जो चतुर्भुज हैं नीले रंग की, ये नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल में खेती होने लगी थी। क्या हुआ, यहाँ भी खेती के साक्ष्य मिले, चिरांद में भी मिले, कोल्डी हवा, महददा, इन सब में खेती के साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे देखते हैं, जो ग्रीन कलर का वृत्त है, ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। ये महापाषाण, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पाषाण मिले हैं कि जो जैसे समाधि बनाते थे, समाधि पत्थरों को रखकर समाधि बना देते थे, तो ये महापाषाण कालिक है। आरंभिक गांव कहाँ मिले हैं, ऐसा कोई निशान यहाँ तो है नहीं, ऊपर देख लेते हैं। आरंभिक गांव का कोई निशान ऊपर होगा, इसमें ढूंढो आरंभिक निशान का। हाँ, इनाम गांव, ये इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ देखो, ये आरंभिक गांव मिले, इनाम गांव से गांव याद रहा कि यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है, इनाम गांव में पहले गांव होने के साक्ष्य मिले हैं। फिर आधुनिक नगर, जहाँ पर ये स्टार है वो क्या है, आधुनिक नगर है। ये मुंबई है, ये कोलकाता है, ये तो हमें दिख ही रहा है आधुनिक नगर जहाँ जहाँ है। ऊपर भी है नगर, कहीं ऊपर नहीं दिखाई मानचित्र के माध्यम। ये मेहरगढ़ है, ऊपर देखो इधर, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से लगभग 8000 साल पहले गेहूँ, जौ ऐसे उत्पादन प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर जितना भी हम ये मैप देंगे, बुर्ज होम है, यहाँ से गड्ढों के घर मिले हैं, गर्त गृह बोलते हैं बुर्ज होम। ऊपर देखो कश्मीर में ये क्या है, बुर्ज होम, यहाँ से गड्ढों के घर मिले हैं। तो खैर इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सब चीज़ें, कहाँ से क्या मिला है आप बस पढ़ते चलिए मेरे साथ, पूरा मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व करंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ पर हैं, नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? भाई रहने के लिए इसलिए चुनी होगी, जंगली जानवर हैं,
नदी भी है, वहाँ से जंगली जानवरों से बचाव है, पीने के लिए नदी का पानी है, और फिर बरसात धूप आदि के लिए तो चाहिए ही गुफाएं। आगे देखो, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भाई जब उनको सब कुछ पत्थरों से चलता था, उनके औजार पत्थरों के थे, तो पत्थरों की भी तो तलाश चाहिए। जहाँ पर अच्छे किस्म के पत्थर मिलेंगे वो वहाँ पर उन पत्थरों को तलाश करते थे। अब ये चित्र देखिए, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। यहाँ देखो, ये पीछे एक आदमी जैसा कोई दौड़ रहा है, आगे एक हिरण जैसा दौड़ रहा है और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वहाँ पर जो है गुफाओं के अंदर ऐसे चित्र मिले हैं। उस ज़माने में लोग चित्रकारी करते थे 20 लाख साल पहले। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब देखो, इसको चित्र को देखो, गुफाओं को देखो। एक चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आता है इतिहास। ये हैं वो गुफाएं जो जहाँ पर लोग रहते थे, अंदर कोई इसमें ऊपर ऐसे में रहते थे लोग, पत्थरों के अंदर। देखो पुरास्थल। अब पुरास्थल को देख लेते हैं, क्या होता है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जिसकी बार बार चर्चा होती है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम खाना भी नहीं पका सकते, आग। आग की खोज कब हुई? जब आग ही नहीं थी तो लोग कैसे जीवन जीते होंगे, और आग की खोज होने के बाद क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए होंगे, हम इसमें देखेंगे अध्याय में। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा ढूंढेंगे, अभी मानचित्र देखेंगे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाओं में क्या मिले हैं? राख के अवशेष। 20 लाख साल पहली राख। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार जो है, आग का जो जानकारी है वो तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन शुरुआत में आग का पता चलने के बावजूद भी बहुत दिनों तक उसका उपयोग कैसे होगा या उसका कोई उपयोग भी हो सकता है, ऐसा किसी को अंदाज़ा नहीं था। इतिहास में लिखा है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज होने के बावजूद भी आग का जो प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। हजारों वर्षों बाद आग का जो आविष्कार होने के बाद उसका प्रयोग शुरू हुआ। अब कैसे हुआ होगा, कल्पना कीजिए, आग जल रही होगी, कोई जानवर उसमें से निकल कर जा रहा होगा और वो क्या हो गया होगा, उसमें आग में जल गया होगा, भुन गया होगा, फिर उसका मांस खाकर देखा होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे लोगों ने फिर ऐसे ही खाना शुरू किया होगा। ऐसा इतिहासकार अंदाज़ा लगाकर बताते हैं, कल्पनाएं हैं। आगे देखते हैं हम। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं सबको पता है, बिना आग के हमारा जीवन ही बेकार है। नाम और तिथियाँ, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ तिथियाँ मिलेंगी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है।
पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, ध्यान दो, पूरा पाषाण काल क्या है, 20 लाख साल पहले से 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना जाता है। ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई। पूरा का पूरा तो जितना भी ये समय था किस में निकल गया, पूरा पाषाण काल में निकल गया। 20 लाख साल पहले से 12,000 तक, यानी कि अब से 12,000 साल पहले तक, इतिहासकारों के अनुसार, वैसे कोई ज़रूरी नहीं सच हो, इतिहासकारों के अनुसार 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल था। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में, कौन कौन से 3 भाग थे, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। अब इसको कई बार निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल ऐसा भी बोलते हैं। यहाँ नाम दिए हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जो मानव इतिहास है, मानव का जो विकास है, वो पूरा का पूरा 99% में सब बहुत कुछ आ जाता है। इसी काल में सब कुछ उसने किया है, सब कुछ सीखा है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, गलत हो गया, इसका समय यहाँ से है लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको जो हम पढ़ रहे हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है भाई। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पूरा पाषाण काल के औजार भी बनाए जाते रहे मध्य पाषाण काल में, क्योंकि जिन औजारों का पहले से प्रयोग हो रहा था उनका प्रयोग पता था, नए औजारों का आविष्कार हो रहा था। आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब देखो सभी पाषाण युगों का कार्यकाल कितना है भाई, 20 लाख से कितने से 20 लाख, 20 लाख से 12,000 तक। कब तक? 12,000 तक। ये कौन सा काल हो गया? पूरा पाषाण काल। फिर 12,000 से 10,000 साल तक कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल। और 10,000 पहले कौन सा था? नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण। तो ठीक है, ये ध्यान रखना आप हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि इस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। अब आगे देख लेते हैं एक बार। ये कुछ वो था, उसकी कुछ खास चीज़ें थी जो हमने अभी पढ़ी। अब हम इसमें देखते हैं बदलती जलवायु, लोग कैसे परिवर्तित होते चले गए, मौसम कैसे बदले। अब बदलती जलवायु के बारे में हम देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं।
जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि जब मौसम बदला, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, वहाँ पर घास जमी, घास उगने से वहाँ पर जो घास खाने वाले पशु हैं वो रहने लगे, तो लोग भी वहीं रहने लगे। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अपने आप ही जंगली, जैसे अभी भी बहुत सारे जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उसी दौरान गेहूं, जौ और धान के पौधे भी जंगलों में प्राप्त होने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ये अंदाज़ा है, इतिहासकारों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतने सालों पहली बात है, केवल वहाँ से औजार हथियार मिले, उनके आधार पर उनकी कल्पना की जा रही है कि कैसे रहे होंगे। आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये खास क्वेश्चन है। सबसे पहले वास्तव में कुत्ते को ही क्या बनाया था? पालतू जानवर बनाया गया था मनुष्य के द्वारा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया? अब बताओ, सबसे पहले बताओ कि कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया? क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो जहाँ रहने लगता है फिर वहीं रहता है और वहाँ की उस स्थान की रखवाली करता है, वहाँ से जाता भी नहीं, उसकी रखवाली करता है, इसलिए बनाया गया होगा। बसने की प्रक्रिया, आगे क्या देखते हैं हम? ये तो बसने की क्या प्रक्रिया रही होगी, लोग एक स्थान पर कैसे बसने लगे होंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभालकर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। यहाँ पीछे दांत दिए हैं,
ये जो पालतू सूअर का ये छोटे वाला दांत होगा, ये बड़े वाला दांत किसका होगा? ये वाला दांत होगा उसका जंगली का, क्योंकि वो मांस खाते हैं। जो मांस खाते हैं उनके दांत बढ़ जाते हैं। ऐसा विज्ञान भी कहता है कि जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो जो बसने की प्रक्रिया वो कब शुरू हुई? 12,000 साल पहले। इसका मतलब 12,000 साल पहले से लोग बिना बसे रहते थे। हाँ, इतिहास तो ऐसा ही बोलता है। जो इतिहास में हमें पढ़ा जा रहा हम तो वही पढ़ रहे हैं, उसी को प्रमाणित मानेंगे। चूँकि ये NCERT है, NCERT जो कहेगी उसको हम मानेंगे। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ा, बड़ा मज़ा आ रहा है इस अध्याय को पढ़ने में। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मज़ा आएगा जब जानने की आप कोशिश करोगे कि क्या हुआ। अब देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। अब तो हम नवीन जीवन शैली की बात करने लगे भाई। 12,000 साल पहले की बात हो रही है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब क्यों एक ही जगह पर रहने लगे? कल्पना करो, जब कोई खेती करनी शुरू कर देगा, मान लो किसी ने खेत में गेहूँ उगा दिए, तो गेहूँ को उगाने में, काटने में कितने महीने लग जाते हैं? 6 महीने गुजर जाते हैं। अब 6 महीने तक अगर वो कहीं जाएगा तो उसकी फसल तो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए लोगों ने क्या सोचा, जब यार हमारी फसल यहाँ खड़ी है, चलो यहीं घर बना लेते हैं। और जब तक गेहूँ पककर तैयार हुआ तब तैसे क्या हुआ, चावल बोने का समय शुरू हो गया। फिर कहाँ जाएं, बार बार कहाँ खेत ढूंढे। तो इसलिए लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू किया होगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज जो भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब भाई अगले साल कुछ बोना है तो उसको एक स्थान पर रखना भी है, उसको अपने साथ लेकर घूमा तो जाएगा नहीं। लेकिन अनाज के दाने भी दिखाए हैं और इसके भंडारण की विधियाँ, बोरी कैसी बोरी बनाई होगी, कैसे रखे होंगे। शुरू में आप कल्पना कीजिए कि कहाँ पर सुरक्षित रखे होंगे पहले भोजन, जो अगले बार फसल उगाने के लिए कहाँ पर आज तो हम घरों के अंदर टैंकर में डाल देते हैं, टंकी में डाल देते हैं, वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उस समय घर भी कहाँ थे, तो ऐसे में कैसे उन्होंने बीज सुरक्षित रखे होंगे, थोड़ा विचारनीय विषय है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। देखो क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब उनको आवश्यकता हुई कि भाई ये अनाज है, अब इसको अगले साल तक रखना है, तो इसको कहाँ रखें। तो दिमाग चला, दिमाग ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे तो पहले सारा बीज उग जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जो केवल शिकारी होते हैं, क्या वो बर्तन बनाने लगे होंगे? हाँ, बर्तन तो ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया होगा, तो बर्तन ज़रूर बने होंगे। और कैसे बने होंगे इसको भी हम देख लेते हैं। चूँकि बर्तन बनाने के लिए आप लोगों ने कुम्हार का चाक देखा है, जिस पर वो रखकर घुमा घुमा कर बर्तन बनाते हैं, देखा होगा बहुत सब लोगों ने। आगे देख लेते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही
है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? भोजन के अतिरिक्त जानवरों से ऊन प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होती है, चर्बी, खाल, पता नहीं क्या क्या प्राप्त। आज तो जानवरों के दांतों से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। उस समय भी दांतों से सुई बनाई जाती थी, दांतों से हथियार बनाए जाते थे। तो आगे देख लेते हैं। चलो आगे इसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बचा है। दूसरी वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे। इसमें अभी 8 9 बस इतने, बहुत ही बढ़िया बचने वाला। आगे हम बर्तन भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें कहाँ शुरू में कृषि हुई, ये सब देखो। पहली दुनिया कैसे लोग कहाँ दबाते थे, क्यों व्यक्ति के साथ कुत्ते को दबा देते थे, ऐसा क्यों होता था कि एक ही कब्र के अंदर आदमी के साथ कुत्ते को भी दफना दिया। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक इसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ताकि ये आपको हमेशा आपकी स्मृति में रहे कि आप हर सवाल का जवाब बन सकें। हर सवाल का जवाब तब बनेंगे जब आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ठीक है, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खाना खाइए, खूब सोइए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी खूब करनी है। पूरा पढ़ना है। और वीडियो को लाइक भी करना यार। लाइक करोगे तो मुझे भी लगता है कि आप लोग इसको देख रहे हैं। अगर लाइक ही नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे, बस सीधा काम कर लेते हो कॉपियों में। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, लाइक करना है, समझना है। नहीं कुछ चीज़ समझ में आती तो मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, नमस्कार।